नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रस्तुत हूँ मैं आपके समक्ष कक्षा 9 गंगा पुस्तक की झांसी की रानी कविता का दूसरा भाग लेकर। जी हाँ, पहले 6 काव्यांशों का अर्थ हमने पहली वीडियो में किया था, जिसमें हमने जाना रानी की वीरता के बारे में कि और सबसे पहले कि किस प्रकार झांसी की रानी का बचपन बीता, उनके खेल कौन से थे, उनके मुँह बोली बहन उन्हें किसने बनाया था, वो किस नाम से पुकारते थे, लक्ष्मीबाई नाम किसका दिया हुआ था, उनके बचपन के कौन कौन से खेल थे, किन चीज़ों से वो खेला करती थीं। ठीक है, उसके बाद किस तरह से किससे विवाह हुआ, झांसी के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह हुआ। झांसी में वो दुल्हन बनकर आई, रानी बनी, परंतु समय को उनकी खुशियाँ मंजूर नहीं थीं और बहुत ही जल्द निसंतान राजा की मृत्यु हो गई और चूड़ियों वाले हाथों से चूड़ियाँ छिन गईं और रानी जो थी वो विधवा हो गई। यह देख जो लॉर्ड डलहौजी था अंग्रेज़ी शासक, उसने मौके अवसर का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत झांसी पर अपना झंडा फहरा दिया और उस झांसी पर अपना अधिकार जमाने का दावा करने लगा। यह देख रानी को लगा कि उनकी झांसी उनसे पराई हो रही है, झांसी उनसे दूर हो रही है। इसी के आगे अब हम शुरू करेंगे काव्यांश 7 में पढ़ेंगे। देखिए, अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। देखिए, सबसे पहली पंक्ति में अनुनय विनय शब्द आया है जिसका अर्थ है प्रार्थना। विकट शब्द है मतलब अजीब या कठिन। माया मतलब चाल चलना। काया पलटना मतलब बदलाव आ जाना। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि अंग्रेज़ों की चालाकियों को समझना कठिन था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी मौके का फ़ायदा उठा रहा था और बहुत चालाकी से धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार ये लोग जमा रहे थे, अंग्रेज़ी शासक। तो उनकी चालाकियों को समझना बहुत कठिन था। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे। जब वे व्यापारी बनकर भारत आए तब उन्होंने हमसे दया मांगी थी। जब ये अंग्रेज़ी शासक जो थे, ये जो अंग्रेज़ी व्यापारी बनकर के भारत आए थे, तब उन्होंने दया पूर्ण रूप में कहा था। लेकिन अब डलहौजी ने देश में अपना राज्य विस्तार आरंभ कर दिया था। जैसे कि देखा कि जैसे ही झांसी से राजा की मृत्यु होती है, वैसे ही जो लॉर्ड डलहौजी मौके का फ़ायदा उठा करके वहाँ पर अपना झंडा फहरा जाता है। धीरे धीरे पूरे भारत पर ये अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते जा रहे थे। उनका स्वरूप बदल गया था। राजाओं और नवाबों को भी वह अपने पैरों की धूल के समान अब समझने लगे थे। ठीक है, भारत के जो राज्य थे, राज्यों के जो राजा थे, नवाब थे, उनको भी वो कुछ नहीं समझते थे, उन्हें भी अपने पैरों की धूल की भांति समझ रहे थे। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। वो राजाओं नवाबों को भी कुछ नहीं समझते थे। अब जो डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, धीरे धीरे पूरे भारत पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा था, अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। जो शुरुआत में जब ये आए थे, जो दया और अनुनय जो था, इनके चालबाजी जो थी, वो धीरे धीरे अब पूरे अधिकार जमाने में अत्याचार में बदल गई थी। ठीक, आगे देखें, नवाबों और राजाओं की रानियां अब दासी बन गई थी। अगली पंक्ति में देखिए, रानी दासी बनी बनी ये दासी अब महारानी थी, बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हाँ जी, तो देखिए, नवाबों और राजाओं की रानियां जो थीं वो अब दासी बन गई थीं। ठीक है, जैसे जैसे अंग्रेज़ अपना विस्तार कर रहे थे देश में, तो जो देश के राजा थे, नवाब थे, उनकी जो रानियां थी वो धीरे धीरे अंग्रेज़ों के शासन के कारण दासियां बनती जा रही थी और अंग्रेज़ महिलाएं जो थीं वो महारानी बनती जा रही थी। ठीक है, अंग्रेज़ी शासकों की जो पत्नियां थीं वो महारानी बनती जा रही थी और जो भारतीय राजाओं की, जो नवाबों की जो पत्नियां थीं, वो सारी क्या थी, वो रानी से दासी बनती जा रही थी। तो बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के मुंह से, हर बोले के मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की ये सभी कहानियाँ सुनी जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले काव्यांश में देखिए, छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठुर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात।
चलिए पहले इन्हें समझते हैं। दहली से शब्द यहाँ पर आज के समय में दिल्ली से है। कैद अर्थात बंद, घात मतलब धोखा, बिसात मतलब हैसियत, वज्र निपात का अर्थ है भारी मुसीबत आना। ठीक है, अब इन पंक्तियों में देखिए क्या कहना चाह रही हैं कवित्री। अंग्रेज़ों ने दिल्ली की राजधानी छीन ली थी। ठीक है, अंग्रेज़ों ने जो दिल्ली की राजधानी थी, दिल्ली जो थी उसको छीन लिया था। देखते ही देखते लखनऊ पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार करते जा रहे थे। तो पहले उन्होंने दिल्ली जो राजधानी है उसको अपने अधीन किया, उसे छीना, और फिर धीरे धीरे बात ही बात में आगे बढ़ते हुए उन्होंने लखनऊ पर भी अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर दिया। ठीक है, पेशवा जो सम्राट थे उनको बिठूर जगह पर कैद कर दिया गया, और नागपुर पर भी उन्होंने धोखे से अधिकार कर लिया। फिर आगे देखें, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात। अब जब जैसे जैसे धीरे धीरे अंग्रेज अपने पैर पसारते जा रहे थे, फिर किसी की क्या बिसात थी, क्या मजाल थी जो वो अंग्रेज़ों के आगे कुछ बोल पाते। तो इसीलिए उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की भी उनके सामने कोई हैसियत नहीं रह गई थी। सिंध, पंजाब और ब्रह्मा, यानी जो ब्रह्मा यानी अब जो वर्तमान में बर्मा के नाम से, म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसके लिए कहा गया है ब्रह्मा, पर भी उनके भीषण आक्रमण की मुसीबत आई थी। यानी भारत के हर कोने में जो अंग्रेज़ थे वो अपना अधिकार जमा रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, और धीरे धीरे सारी जगहों को अपने अधीन करते जा रहे थे। आगे देखें, बंगाले, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो न सिर्फ इतना ही बल्कि बंगाल और मद्रास आदि राज्यों का भी यही हाल था। वहाँ भी यही दशा थी। हर बुंदेलखंड के व्यक्ति के मुंह से इन गाथाओं को सुना जाता है, और कथा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता भी कथा भी सुनाई जाती है। पूरी कविता कथात्मक शैली में लिखी जा रही है, और कविता में राष्ट्रीय चेतना का उभार है और घटनाओं का जीवंत चित्रण किया गया है। पूरी घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया काव्य के माध्यम से, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे सामने ही घटित हो रही हैं। ठीक है, चलिए अगला काव्यांश देखते हैं। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लाख हार। अब देखिए परिस्थितियां कितनी बदल गई। रनिवास शब्द आया है जिसका अर्थ है रानी के रहने का स्थान। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। बेगम मतलब बादशाह की पत्नी, गम यानी दुख, बेजार मतलब दुखी या परेशान। सरे आम मतलब खुले आम, परदेसी दूसरे देश के लोग। ठीक है, अब अंग्रेज़ों ने देशी राजाओं और नवाबों का अपमान किया, जिससे रनिवासों में उनकी जो रानियां थीं, रनिवास का क्या अर्थ बताया, रानी के रहने का स्थान। तो जो रानियां थीं और जो उनकी बेगमें थीं वो दुख से बेहाल होकर बस रोती रहती थीं। ठीक है, जब राजाओं के हाल ये हो रहा था, राजाओं का अपमान हो रहा था, उनकी रानियां कैसे खुश रह सकती थीं। वो भी दुखी होकर अपने रनिवासों में रोती रहती थी। उन रानियों के गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजारों में इन अंग्रेजी व्यापारियों द्वारा बेचे जाते थे। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। ठीक है, अंग्रेज़ अपने अखबारों में खुलेआम उनकी नीलामी के विज्ञापन छापते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लाख हार खरीदो। मतलब उन रानियों के जो जेवर थे, जो उनके हार थे, उनकी जो भी चीज़ें थीं उनकी नीलामी की जाती थी, और अखबार में उनकी नीलामी की खबरें छपती थी। अंग्रेज़ी जो लोग थे वो अखबारों में इन रानियों की जो चीज़ें थीं, इनके जेवर थे, जो उनके हार थे, उनके जो कपड़े थे, उनकी नीलामी की खबरें छापते थे। यो पर्दे की इज्जत देशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी। देश में रानियों को पर्दे में रखा जाता है, एक शर्मो हया रखी जाती है, लेकिन अब उन्हीं की इन सब चीज़ों के, उनके गहनों को उनको शरेआम नीलाम किया जा रहा था।
उनकी इज्जत विदेशियों के हाथों बेची जा रही थी। बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह हमने रानी लक्ष्मीबाई के पौरुष और वीरता की कहानियां सुनी है। चलिए अगले काव्यांश की तरफ बढ़ते हुए, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। कुटियों से अर्थ है झोपड़ियों से, विषम वेदना मतलब गहरा दुख, आहत शब्द आया है जिसका अर्थ है घायल, अपमान यानी बेइज्जती, पुरखों शब्द आया है जिसका अर्थ है पूर्वजों, और अभिमान का अर्थ है गर्व। ठीक है, पहले इतना समझते हैं। अंग्रेज़ों की नीतियों से सभी लोगों में आक्रोश था, सभी भारतीयों में गुस्सा था, आक्रोश था। झोपड़ियों में रहने वाले जहां गहरा कष्ट झेल रहे थे, वहीं महलों में रहने वाले अपने अपमान से आहत थे। ठीक है, जो झोपड़ी में लोग रह रहे थे वो भी कष्ट सह रहे थे, जो महलों में राजा महाराजा थे उनका अपमान किया जा रहा था, जिससे वो भी अत्यंत दुखी थे। और दूसरी ओर देश के वीर सैनिक अपने पूर्वजों के प्रति अभिमान के भाव से भरे हुए थे। नाना धुंधुपंत पेशवा उसी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे। अगली पंक्ति में, नाना धुंधुपंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। तो अब क्या है, नाना धुंधुपंत पेशवा, ठीक है, जो नाना जो अपनी बहन जिन्होंने छबीली नाम दिया था लक्ष्मीबाई को, तो वही नाना धुंधुपंत पेशवा उसी समय युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लगे हुए थे, क्योंकि वो शांत नहीं बैठ सकते थे, झांसी को इतनी आसानी से जाने दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने युद्ध की आवश्यक सामग्री जुटाना शुरू कर दिया था। ठीक, उसके बाद देखिए, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उधर उनकी छबीली बहन लक्ष्मीबाई ने खुले आम रणचंडी का रूप धारण करके युद्ध का ऐलान कर दिया था। लक्ष्मीबाई ने अपनी झांसी को हाथ से न जाने का फैसला कर लिया था और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो लड़ेंगी अपनी झांसी के लिए। तो उन्होंने खुलेआम रणचंडी के रूप धारण कर लिया था और युद्ध का ऐलान कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। इस प्रकार युद्ध का यह पावन यज्ञ शुरू हुआ, जिससे देश और देशवासियों के हृदय की जो सोई हुई ज्योति थी को जगाना था। जो हताश हो चुके थे, जो भारतीय, जो ये मान चुके थे कि उन्हें पूरा जीवन अंग्रेज़ों की गुलामी में ही बिताना पड़ेगा, तो वो सब जाग गए थे। एक नई चेतना, एक नई ज्योति उनके मन में जग गई थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने उस महान वीरांगना रानी की कहानियाँ सुनी हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कविता लगातार कथात्मक शैली में लिखी जा रही है, गतिशीलता बनी हुई है और विषम वेदना, आहत अपमान तथा ज्योति जगानी में अनुप्रास अलंकार देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर मन में आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना में भारी धूम मचाई थी। तो अब क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध का ऐलान कर दिया है। चारों तरफ जो ज्योति है, जो चेतना है, जो क्रांति के भाव जो है वो दिखाई देने लग गया है। तो इस क्रांति में पूरा देश भागीदार है। महलों में रहने वालों ने इस आग को प्रज्वलित किया और झोंपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपटों को और तेज किया। महलों ने दी आग मतलब महलों में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने इस आग को और बढ़ावा दिया, और जो झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग थे उन्होंने इसकी लपटों को तेज किया। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई थी, क्योंकि देश का हर वासी स्वतंत्रता चाहता था, आज़ादी चाहता था। तो ये देश की चिंगारी थी, स्वतंत्रता को प्राप्त करने की चिंगारी हर भारतीय के अंतर मन से सुनाई दे रही थी। क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया था।
झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई, यानी झांसी को सावधान कर दिया था, दिल्ली को तक सावधान कर दिया था, और लखनऊ तक में भी इसकी लपटें जो हैं, जो इसकी क्रांति के जो भाव हैं, जो जोश है, वो लखनऊ में भी दिखाई देने लग गया था। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति का जोर आने लगा था। मेरठ और कानपुर जैसी जगहों में भी इस स्वतंत्रता की प्राप्ति की जो क्रांति का भाव लोगों में जो बढ़ रहा था, वो अब मेरठ, कानपुर और पटना तक भी जा चुका था। जबलपुर और कोल्हापुर में भी अब कुछ चिंगारियां भड़क रही थी, यानी आज़ादी प्राप्ति की जो आग है, जो ज्वाला है, वो धीरे धीरे झांसी से दिल्ली, दिल्ली से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, कोल्हापुर, जगह जगह जबलपुर आगे बढ़ती चली जा रही थी। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के हर बोलो के मुंह से सुनी थी। इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसका नेतृत्व करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लगातार कथात्मक शैली बनी हुई है कविता में। तत्सम और तद्भव शब्दों का जगह जगह प्रयोग दिखाई दे रहा है। लखनऊ लपटें शब्द आया है, जहां पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो जिस प्रकार आज़ादी की जो जोत है, जो ज्वाला है, वो लगभग बढ़ती चली जा रही है, चिंगारी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर शहीद हुए। महायज्ञ यानी शब्द आया है प्रथम पंक्ति में, जिसका अर्थ है महान एवं पवित्र कार्य। वीरवर यानी बहादुर, काम आना, शहीद होना। सरनाम मतलब प्रसिद्ध, अभिराम मतलब सुंदर, गगन मतलब आकाश, जुर्म मतलब अपराध, कुर्बानी का अर्थ है बलिदान। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये चिंगारी जो है, ज्वाला जो है, लगातार बढ़ती जा रही है, और इस ज्वाला में, इस आज़ादी के पावन कार्य में, स्वतंत्रता के इस महान एवं पुनीत कार्य में कई बहादुर जो थे, भारतीय बहादुर, वो शहीद हुए, जिसमें नाना तांत्या चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध हैं। साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। परंतु इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेज़ों की नज़र में अपराध था। ठीक है, इन सभी वीर सेनानियों ने अपने आप को शहीद किया, इस आज़ादी की लड़ाई को, आज़ादी को प्राप्त करने में अपना बलिदान दिया। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब इन सब ने, इन वीर सेनानियों ने जो अपना बलिदान दिया उस समय, क्योंकि देश में अंग्रेज़ों का शासक था, तो अंग्रेज़ों के अनुसार ये एक जुर्म था, एक अपराध था जो उन्होंने किया था। ठीक है, तो अब यहाँ क्या था कि जिस प्रकार यहाँ पर अंग्रेज़ों ने उसको अपराध माना और उनको इसके लिए सज़ा देना चाहा, परंतु इनका ये बलिदान उस समय अंग्रेज़ों की नज़र में अपराध था। बुंदेले हर बोलो के मुख से ये कथा सुनाई गई थी। रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी रूप में अंग्रेज़ों से डटकर लड़ी हुई थी, खड़ी हुई थी, और उस अंग्रेज़ों के युद्ध का सामना कर रही थी। तो इस प्रकार अब आगे देखें। आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ पर 12 काव्यांश पूरे कर लिए हैं। तो अगले जो काव्यांश हैं वो हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जितने काव्यांश हो चुके हैं उनको अच्छे से देखिए, समझिए, और कहीं पर भी कोई त्रुटि आपको दिखाई देती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे की काव्यांश का अर्थ जानने के लिए बने रहिए अगली वीडियो में। झांसी की रानी भाग 3 में आगे की काव्यांश का अर्थ समझाया जाएगा। धन्यवाद।